वेलकम इन दिस लेक्चर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिस्टल में जालक तलों के मध्य अंतराल, यानी दो जालक तलों के मध्य न्यूनतम या लंबवत कितनी दूरी होती है उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का निरूपण हम सामान्यतः इधर करते हैं, लेकिन अभी इसको निरूपित करने के लिए मैं तो इस तरफ ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, देखिए ये 3 डायमेंशन व्यू है, ये पीछे की ओर है। एक्स वाई एक्सिस आपस में लंबवत है, ये इसमें दिखाई नहीं लग रहा नहीं होगा, लेकिन ये लंबवत है। अब यहाँ पर एक तल है इस तरह से, अगर मैं इसको बाहर की तरफ लेता तो तल ये हो जाता, लेकिन ये अंदर की तरफ है तो तल ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक तल मानते हैं, ये देखिए ये जो तल है इसको हम अक्षों पर जहां जहां काटता है उनको नाम दे के इसको PQR नाम देते हैं। तो ये जो तल PQR है इस तल PQR की हमें केंद्र O से, यानी यहाँ हम इसके एक समांतर तल और मानेंगे, उस तल के केंद्र O से इसके बीच की न्यूनतम दूरी, यानी कि यहाँ से इस पर लंब खींचा जाएगा। तो यहाँ मान लीजिए इस बिंदु पर ये लंबवत है और इसको हम पीछे की तरफ डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं और ये ऊपर से है इसलिए इसको डार्क कर देंगे। तो इस बिंदु को नाम देते हैं हम S। तो ये जो OS है ये इस तल PQR के लंबवत है। S बिंदु को हम PQ और R से मिला देते हैं जो इस तल में है। और देखिएगा कि ये जो OS जो इस तल पे लंबवत है, इसका मतलब RS, PS और QS जो कि इसी तल में है, तो ये लंबवत जो अक्ष होगी OS, ये इनके भी लंबवत होगा। ये देखिए, तो क्योंकि मान लिया कि ये जो तल है इस तल के मिलर सूचकांक that is H, K and L, और इस क्रिस्टल की जो अक्ष हैं वो है A, B और C। तो अगर हमें मिलर सूचकांक और अक्षों का मान पता हो तो हम इन काटे गए अंतःखंडों, तल द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड OP, OQ और OR का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो OP इज इक्वल टू क्या होगा, A/H। OQ क्या होगा, मिलर सूचकांक K है तो K मिलर सूचकांक के लिए काटा गया अंतःखंड हो गया B/K, और इसी तरह से OR है वो हो जाएगा C/L। तो अब आप समकोण त्रिभुज का चयन कीजिए OSP का। तो समकोण त्रिभुज OSP में आप देखिए कोस ऑफ OS का x अक्ष से बना कोण जो कि है अल्फा। इसी प्रकार अगले त्रिभुज में हम OS का y अक्ष से बना कोण बताएंगे जो है बीटा, और OS का z अक्ष से बना कोण जो है गामा। तो इन अल्फा बीटा गामा को हम OS के लिए XYZ अक्षों से बने कोण है, और इनके जो कोस होंगे कंपोनेंट वो इनकी क्या कहलाएंगे, दिक् हो जाए। तो यहाँ से O
एस और पी में कोस ऑफ एल्फा, तो कोस ऑफ एल्फा ये एंगल 90 है, इसके सामने हो गया करंट और ये हो गया आधार, तो आधार बट्टे करंट इन ओ एस बट्टे ओ पी, तो कोस ऑफ एल्फा इज इक्वल टू ओ एस अपॉन ओ पी. व्हाट इज ओ एस? ओ एस is the perpendicular distance of this plane or it is represented with D. Mean D upon OP, OP is equal to A upon H. It means HD upon A. इसी प्रकार नेक्स्ट ओ एस क्यू ट्राइंगल में आप देखिए ओ एस जो है वो बीटा कोण बनाता है, तो इसकी दिक हो जाए कोस बीटा इज इक्वल टू ओ एस अपॉन ओ क्यू, तो इट मीन डी अपॉन ओ क्यू की वैल्यू बी अपॉन के, इट मीन के डी अपॉन डी. और इसी प्रकार हाइपोटेन्यूज ट्राइंगल ओ एस आर में cos of gamma is equal to OS upon OR and D upon OR is P upon L and it is equal to LD upon P. तो ये हमने इस तल की जो लंबवत दूरी OS है उसके लिए दिक् कोजाओं के मान ज्ञात किए. अब दिक् कोजाओं के गुणधर्म से हम जानते हैं कि क्या है दिक् कोजाओं का गुणधर्म, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. तो यहाँ हम कोस ऑफ स्क्वायर ऑफ अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास एच स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और एल स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर दिस इक्वल टू 1. इन सब में से कॉमन आ गया डी स्क्वायर कॉमन आ गया, और ये जो टर्म्स है ये एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये सब यहाँ लिखी जा सकती है 1 अपॉन एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. एंड डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ क्रिस्टल प्लेन, तो क्या हो जाएगी D इज इक्वल टू 1 अपॉन एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के पावर 1/2. तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस D का फार्मूला आ गया. तो यहाँ देखिए एच के एल और ए बी सी की वैल्यू अगर हमें पता हो तो दो तलों के बीच की लंबवत दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं. तो अब हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे. उदाहरण के लिए अगर सरल घनीय क्रिस्टल संरचना हो, क्रिस्टल संरचना कैसी हो? सरल घनीय. तो सरल घनीय क्रिस्टल संरचना में हम जानते हैं कि जो चालक बिंदु होते हैं वो सभी कहाँ होते हैं? कोनों पर. ठीक है, तो कोनों पर होंगे तो ये इस प्रकार से. तो आप इसमें किसी भी एक तल का चयन कर लीजिए और इसके मिलर सूचकांक अगर आपको पता हो तो आप उन दो समांतर तलों के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कर सकते हैं. तो जैसे मान लीजिए ये हम तल इसमें चुनते हैं, तो ये तल चुनते हैं, तो इस तल के लिए सबसे पहली बात कि घनीय संरचना के लिए एक्स ए बी और सी तीनों बराबर होंगी और उसको हम लिख सकते हैं ए से. तो सबसे पहले फार्मूला क्या बन जाएगा? डी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ देखिए एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के स्क्वायर, तो सब में ए स्क्वायर कॉमन और ए स्क्वायर का अंडर रूट हो गया ए, तो ए आ जाएगा ऊपर, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. इस फार्मूले में ए बी सी को इक्वल कर देंगे तो ये आ गया डी. कौन सी संरचना के लिए? क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए. तो सबसे पहले क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए ये फार्मूला अपने पास आ गया. अब यहाँ पर आपने जो तल चुना है तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, क्योंकि ये तल कौन से तल को किसको काट रहा है? केली वाई एक्स को काट रहा है. एक्स और जेड के ये क्या हो गया? समांतर. तो एक्स एक्स जेड पे ये तल है हमारा 0 1 0. तो इस तल की इस पहले वाले तल से देखो ये दो तल हो गए ना, इस पहले वाले तल से इसकी लंबवत दूरी न्यूनतम कितनी आएगी? ये आनी चाहिए. तो इस फार्मूले से देख लेते हैं कितनी आएगी.
तो DC इज इक्वल टू A अपॉन पुट द वैल्यू ऑफ HK एंड L, तो 0 1 0, 0 1 0 अंडर दी रूट, तो DC इज इक्वल टू ये कितना आ गया, ये आ जाएगी। अब इसमें आप देखिए कोई और किसी और तल का चयन कीजिए, तो किसी और तल का चयन हम करते हैं, तो जैसे ये तल हम चुनते हैं, इसी में ही बोले इस तल, ये XYZ और तीनों अक्षों को एक ए पर काटता है, इसलिए इसके मिलर सूचकांक इस तल के कितने हो जाएंगे, 1 1 और 1। और इस तल की इससे जस्ट समांतर तल से लंबवत दूरी का क्या फार्मूला आ जाएगा, इसी प्रकार एग्जाम्पल 2 की बात कर रहा हूं मैं, क्या आ जाएगा, DC इज इक्वल टू A अपॉन अंडर रूट ऑफ H1 स्क्वायर K1 स्क्वायर L1 स्क्वायर, तो DC इज इक्वल टू A अपॉन 1 1 1 अंडर द रूट, इट मीन अंडर रूट 3, तो ये डिस्टेंस आ गई A अपॉन अंडर रूट 3 इस तल की। तो आप और तलों का इसमें चयन करके उनके मिलर सूचकांक हमें पता हो तो हम उनके तलों के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखो ये दो तलों के बीच की है, यानी ये तल और इसके जस्ट बाद में ऐसा ही कोई समांतर तल होगा तो उनके बीच की ये दूरी है। नेक्स्ट, अब इसके अलावा अगर कोई क्रिस्टल संरचना हो, अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर हो तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिएगा हम उसको निरूपित करते हैं। अभी हमने जैसे ये तल चुना है, तो इस तल के मिलर सूचकांक क्या आए थे, 0 1 0। बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा कि कोनों पर तो रहेंगे ही रहेंगे, इसके अतिरिक्त एक सेंटर में और होगा। तो सेंटर में और होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो तल है इस तल से पहले भी एक क्रिस्टल तल संभव है। देखिए ये जो तल है, ये तल इस तल के समांतर तल है और इससे ये पहले है। तो अगर यहाँ हमें दूरी, दो तलों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो D इज इक्वल टू A BC इक्वल है, तो फार्मूला हो गया A अपॉन अंडर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, ये बॉडी सेंटर्ड संरचना है, तो D बॉडी सेंटर्ड के लिए यहाँ पर इसके क्या है सूचकांक 0 1 0, लेकिन 0 1 0 लिखने से पहले हमें पता है कि ये जो दूरी आएगी दैट इज 0 प्लस 1 प्लस 0 स्क्वायर वही आ जाएगा 1/2, इट्स मीन ये आ जाएगा E। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ दो तल हैं, तो अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो ये जो दो तलों के बीच की दूरी है ये A की क्या है, हाफ है। तो अगर कोई तल उसमें उस तल से पहले संभव है, क्योंकि इस तल के मिलर सूचकांक कितने हैं 2 2 2, सॉरी इसके मिलर सूचकांक है 0 2 0। तो 0 2 0 के लिए आप देखिए यहाँ इसके सेकेंड तल के लिए आप D ऑफ बॉडी सेंटर्ड दैट इज इक्वल टू A अपॉन 0 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 0 का अंडर रूट, इट मीन स्क्वायर 4 और का अंडर रूट 2, तो ये दूरी कितनी आई A/2। तो आप देखिए कि इस तल से पहले ये एक तल इस संरचना में संभव है, तो इस तल की अपने से पहले लंबवत तल से जो दूरी आई है वो कितनी आई है A/2 है। तो ये आपने जो दूरी ज्ञात की है वो इस तल से नहीं है, ये यहाँ से, तो इसलिए हमें इससे पहले आपको इस दूरी को A/2 कर देना है, ये समझते हुए कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में इस तल से पहले ये तल है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर आप कोई और इस तल के लिए ज्ञात करोगे तो इससे पहले ये एक तल और होगा। तो अन्य संरचनाओं के लिए हम इस प्रकार तलों के बीच की न्यूनतम या लंबवत दूरी ज्ञात कर सकते हैं।
आगे इसी का ही एक छोटा सा पार्ट कि यदि हमें दो तलों के मिलर सूचकांक पता हो, दो तलों के मिलर सूचकांक पता है, जैसे पहले तल के मिलर सूचकांक है H1 K1 L1 और दूसरे तल के मिलर सूचकांक है H2 K2 और L2। तो उन दोनों तलों के मध्य, जैसे ये कोई भी दो तलों का हम निरूपण कर देते हैं, तो इन दोनों तलों के मध्य जो कोण है फाई, उस कोण फाई को हम मिलर सूचकांकों से ज्ञात कर सकते हैं। वो उसका मान आएगा cos फाई = H1 H2 प्लस K1 K2 प्लस L1 L2 अपॉन √ ऑफ H1 स्क्वायर K1 स्क्वायर L1 स्क्वायर एंड √ H2 स्क्वायर K2 स्क्वायर और L2 स्क्वायर। इसके लिए भी आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे किसी क्रिस्टल 1 1 1 और 1 0 0 के बीच का कोण ज्ञात करो। ठीक है, तो 1 1 1 ये हो गया और 1 0 0 वो हो गया जो y और z के समांतर है, यानी x को। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इनके बीच का कोण जो होगा दैट इज cos फाई = H1 H2 मीन्स 1 K1 K2 0 L1 L2 0 अपॉन √ ऑफ 1 1 1 मीन्स 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर मीन्स 3 एंड यहाँ पे √ ऑफ 1 0 0 मीन्स 1, तो ये आ गया 1 अपॉन √3। एंड व्हाट इज फाई? एंड फाई = cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन √3। तो cos में 1 अपॉन √3 की वैल्यू जिसकी भी होती है उतने एंगल का मान आ गया दोनों प्लेन्स के बीच में। तो इसका दो प्लेनों के बीच की लंबवत दूरी भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल के लिए और ध्यान देने लायक बात ये कि अगर मान लो किसी के मिलर सूचकांक हैं वो बार में आए, तो बार में आने का मतलब है माइनस होना, तो वहां पर जैसे L2 आया है तो यहाँ पर ये L2 माइनस का होगा और ये टर्म किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो ये ध्यान रखते हुए आपको कैलकुलेट करना है।